नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज अब टाइम्स ऑफ क्राइम में उस हाई प्रोफाइल मर्डर की चर्चा करने जा रहे हैं जिस मर्डर की वजह से पूरा बिहार एक वक्त दहल गया था। हम बात पटना एयरपोर्ट के इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या की कर रहे हैं, जिस हत्याकांड में गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को कोर्ट ने बड़ी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। और उसको लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कई तरह की चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि आर्म्स बदल दिया गया, जो आर्म्स बरामद हुआ था उसको बदल दिया गया, जो एफएसएल में जो आर्म्स गए वो और एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आर्म्स दिखाया गया, दोनों दो आर्म्स था। सरकार की तरफ से जो पुलिस गवाह थे उसने भी गवाही देने में कहीं न कहीं चूक की। कई तरह के एविडेंस कलेक्ट करने को लेकर जो आईओ को विटनेस के तौर पर जो गवाही देनी थी उसमें उन्होंने कहीं न कहीं इतनी कोताही बरती कि उसका लाभ अभियुक्त को मिल गया। वैसे जब ये घटना घटी थी, पूरा पटना कह सकते हैं कि दहल गया था, क्योंकि रुपेश एक ऐसा युवा था जिसके हर किसी पॉलिटिशियन से उसके रिश्ते थे, हर ब्यूरोक्रेट से उनका रिश्ता था, हर ऐसे शख्सियत से उनका रिश्ता था जो बड़े पहुंच वाले, बड़े पैसे वाले होते थे। रुपेश इंडिगो में आपको जाना हो, इंडिगो से कुछ भेजना हो, रुपेश को फ़ोन करिए, रुपेश आपकी सेवा में हाजिर रहता था। इस तरीके से वो कहीं न कहीं पटना एयरपोर्ट पर अपनी धाक बना रखी थी। और उसकी हत्या के बाद अचानक एक अजीब तरीके की चीज़ें महसूस होने लगी थी कि पटना में इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की भी हत्या हो सकती है। और उस हत्याकांड के दौरान पटना पुलिस के हर एक अनुसंधान पर उस दौर में मैंने सवाल खड़ा किया था। और मैंने सवाल किया था कि उपेंद्र शर्मा किस तरीके से अभियुक्तों को बचा रहे हैं। और इस वजह से उपेंद्र शर्मा और हमारे बीच बहुत पुरानी रिश्ता था, उस रिश्ते में खटास भी आई। उपेंद्र शर्मा से विधानसभा सत्र के दौरान बहस भी हुई, लेकिन मैंने कहा था कि आप शूटर को तो आपने गिरफ्तार कर दिया, लेकिन शूट करने के पीछे की वजह जो आप दे रहे हैं इससे केस कमज़ोर होगा और हमें लगता है कि अभियुक्त बरी भी हो जाएगी। आप उसमें ईमानदारी नहीं बरते हैं। तो बड़ी तल्ख टिप्पणी उनकी आई थी, बड़ा बहस भी हुआ था। और उसके बाद हमारी उनसे बातचीत भी बंद हो गई। कई जगह उन्होंने मीडिया के कर्मियों के बीच उन्होंने बोला भी कि ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। खैर वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके का जजमेंट आया है उससे रुपेश का परिवार जरूर मायूस हो गया, क्योंकि इस तरीके का जजमेंट का मतलब कि हत्या जिसने भी कराई वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। देखिए, मैंने उस दौर में भी खबर चलाई थी और दो तीन बातों की तरफ इशारा किया था कि एक खास मोबाइल नंबर, जिस नंबर से रुपेश को भी फोन गया था, रुपेश का, जहां पर दीघा में वो फोन कई दिनों से काम कर रहा था और फिर रुपेश के दाह संस्कार के दौरान भी वो मोबाइल नंबर एक्टिव था। ये उस मोबाइल नंबर पर जो शख्स था वो छपरा का एक बड़े अपराधी से उनका रिश्ता था और दीघा में पिछले कई दिनों से अपने कई साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ मौजूद था, जो बाद में पकड़े भी गए। लेकिन तब तक रुपेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया था और कहीं न कहीं इस खुलासा की वजह से पुलिस उस बड़े गैंग की गिरफ्तारी के बावजूद भी जुबान नहीं खोला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उपेंद्र शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया, यही देखिए, यही पिस्टल है जिस पिस्टल से रुपेश की हत्या हुई, क्योंकि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, 6 गोली इसको मारी गई थी। लेकिन जब एफएसएल गया तो वो देसी कट्टा चला गया। आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी साजिश थी। हम इसलिए बार बार कहते थे कि रुपेश की हत्या के पीछे बड़ी वजह है।
उपेंद्र शर्मा जो वजह बता रहे हैं वो वजह नहीं है, रोड रेज नहीं है। हम उस समय में भी चीख कर रहे थे कि उपेंद्र शर्मा इस खेल के पीछे का मास्टरमाइंड को बचा रहे हैं। और उस दौर में भी मैंने कहा था कि रुपेश इंडिगो के पटना मैनेजर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंडिगो के फ्लाइट्स के माध्यम से बाहर भेजते रहे हैं जिसको लेकर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हत्या की वजह है। हमने उस दौर में भी कहा था कि भाई रुपेश कहीं न कहीं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के पैसे को भी बिहार से बाहर भेजने में मदद किया है जो ब्यूरोक्रेट बिहार में आज भी सुर्खियों में। उस दौर में मैंने कहा था कि कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके पैसे का आवागमन कैसे हो, इस तरीके की व्यवस्था में भी रुपेश का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता था। और उसी दौरान कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से रुपेश की हत्या हुई है। कुछ दूसरे एंगल पर भी हमारी नज़र थी। उस खबर को लेकर भी काफ़ी बबेला मचा था। उस दौर में मैं कशिश में था और बहुत तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई थी। मुझे खुद थ्रेट, पहली बार पटना में पत्रकारिता करते हुए मुझे धमकी भी दी गई थी। और यह जानते हुए कि जिन अपराधियों को पकड़ा गया है, उपेंद्र शर्मा ने जिस आधार पर उसको साबित करना चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं निशाने पर है, वो शूटर वही है। ये बात उपेंद्र शर्मा ऑफ द रिकॉर्ड भी स्वीकार कर रहे थे और हम लोग भी स्वीकार करते। लेकिन उसने शूट क्यों किया, इसको लेकर उनका तर्क सीधे तौर पे एक बड़ी साजिश को छुपाने जैसा था और वही हुआ। और उसी वजह से उन चारों अभियुक्तों को लाभ भी मिल गया। आप बताइए कि पिस्टल बरामद हो और देसी कट्टा फॉरेंसिक में जाए बिना आईओ की मिलीभगत, बिना सीनियर पुलिस पदाधिकारी की मिलीभगत से ये संभव है क्या? जजमेंट आए हुए 24 घंटे से अधिक समय हो गया, क्या पुलिस मुख्यालय को इस पर वक्तव्य नहीं देना चाहिए? रुपेश जैसे शख्सियत की इस तरीके से हत्या हो जाए और पूरा प्रशासन मौन है, क्या ये समझा नहीं जाए कि इस हत्या के पीछे बहुत गहरी साजिश है जिसकी चर्चा हम लगातार हत्या के दिन से कह रहे थे? यही सवाल है। और प्रशासन जिस तरीके से मौन है, हथियार का बदल जाना, सीसीटीवी फुटेज में भी कई ऐसे फुटेज थे जिसका जिक्र डायरी में नहीं हुआ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र शर्मा ने बोला था। आखिर किसके इशारे पर ये सारी चीज़ें बदली गई? और फिर जो आईओ इसके गवाह है उसने गवाही देने में उन सीसीटीवी फुटेजों को जिसके आधार पर अभियुक्त बरी हो गई, उस पर क्यों नहीं अपना पक्ष रखा उन्होंने मजबूती से? जहाँ से सीसीटीवी, क्योंकि 300-400 पेज का भाई चार्जशीट है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान की गया था, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। और हम लोगों को लग रहा था कि ये जो साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान किया गया है, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं वो तो बच नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरीके का खेल हो गया, ये तो पुलिस बल के अंदर के लोग ही कह सकते हैं कि हथियार कैसे बदल गया, क्योंकि मेन हथियार ही था ना। जिस समय में उपेंद्र शर्मा ने कहा था कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं, खास करके जिस हथियार से गोली चलाया गया है उसी हथियार से निकला हुआ जो बुलेट है वो निशान दोनों मिल गया है, ये भी तो उस वक्त कहे थे। तो फिर वो रिपोर्ट और ये रिपोर्ट कैसे बदल गया? ये खेल बड़े स्तर पर है और कहीं न कहीं इस खेल के पीछे एक गहरी साजिश है और किसी न किसी को बचाने की कोशिश थी। इसलिए रुपेश का हत्यारा बच निकला और जिस तरीके से बच निकला है, और इसके पीछे, हत्या के पीछे की वजह जो भी रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रुपेश के परिवार का गुनाह क्या है? आखिर रुपेश का गुनाह क्या है? हत्या तो उसकी हुई, गोली मारकर बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई। हत्यारा तो पकड़ा जाना चाहिए। क्या ये केस इसी तरीके से खत्म हो जाएगा? सजा से मुक्त हो गए तो चीज़ें खत्म हो गई? बताइए 2021 का ये मामला है, कितनी जल्दी सुनवाई हुई और कितने जल्दी से जल्दी जजमेंट आ गया।
इससे पहले के कई मर्डर केस होंगे जिसमें अभी तक सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है और जजमेंट आना तो बहुत दूर है। तो कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो बड़े स्तर पर, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे उसके परिजनों ने भी पुलिस पर बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट करने का, परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब ऐसे में रुपेश को तो न्याय नहीं मिला, लेकिन इस खेल में शामिल हुए मास्टरमाइंड लोग जिस तरीके से आसानी से बच गए, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों का एक बार फिर से पुलिस और कानून पर से भरोसा उठ